नमस्कार, मैं रविश कुमार। केंद्र सरकार ने ट्रक ड्राइवरों की मांग मान ली है और आश्वासन दिया है कि यह कानून अभी लागू नहीं हो रहा। सरकार ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके तहत दुर्घटना के बाद अगर ड्राइवर फरार हुआ तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि यह कानून उन्हें बर्बाद कर देता। दुर्घटना के बाद अगर वहीं रुक गए तो गुस्साई भीड़ गाड़ी के साथ उन्हें भी जला देती। अगर भागने के बाद पकड़े गए तो 10 साल की जेल और 7 लाख जुर्माना उन्हें मार डालेगा। जब हड़ताल शुरू हुई तो इनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, ठीक उसी तरह से जैसे किसान आंदोलन के समय किसानों को खालिस्तानी बताया जाने लगा और हड़ताल खत्म हुई। मगर कानून बनाने में जल्दबाजी, पुराने को नया बताकर ऐतिहासिक कहने की होड़ और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पता चलेगा कि भारत में किस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों ने जगह जगह पर जब अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिया, खुद को बीजेपी का पारंपरिक वोटर बताकर यह कहना शुरू कर दिया कि अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो आगे से बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तब जाकर सरकार को समझ आया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लेकर जिद नहीं कर सकते। ड्राइवरों का कहना था कि भीड़ गाड़ी में आग लगा देती है, मार देती है। दुर्घटना होने पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भीड़ बनकर लोगों को यह अधिकार कहां से मिलता है? पहले इस पर रोक लगनी चाहिए। जब तक सरकार यह माहौल नहीं बनाती कि ऐसी स्थिति में कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता, तब तक इस तरह के कानून का कोई मतलब नहीं कि ड्राइवर को भागना नहीं, वहीं पर रुककर लोगों के हवाले कर देना है ताकि लोग उसे मार दें। किसान आंदोलन को 1 साल लगे थे कृषि कानून वापस कराने में, मगर यहां ट्रक, डंपर, टैंकर चालकों ने एक दिन की हड़ताल से ही सरकार को मजबूर कर दिया। सरकार को कहना पड़ा कि यह कानून अभी लागू नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर ड्राइवरों के बयान वायरल होने लगे। किसी वीडियो में ड्राइवर कहने लगे कि इसके बाद उन्हें यह पेशा छोड़ना पड़ सकता है, सब्जी बेच लेंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे। इनका कहना था कि 7 लाख जुर्माना देने की हैसियत होती तो हम ड्राइवर ही क्यों होते। गलती करता छोटी गाड़ी वाला, बड़ी गाड़ी वाला। हमारी ये सजा के ऊपर कर रहे हैं, जो सजा घोषित करी गई है कि 10 साल की सजा है, और ड्राइवर को उठा के जो खत्म होगा उसको उठाएगा ड्राइवर, तो वो वैसे ही मर जाएगा। पब्लिक मार देगी उसको, वो उठा के कहाँ ले जाएगा? 10 साल की सजा भुगतेगा और 10 लाख रुपया जुर्माना देगा। वो कहाँ से देगा? मेरे घर में तो है भी नहीं है। रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, कहाँ से लाऊंगा? इन बयानों में यह बेचैनियां बता रही हैं कि भारतीय न्याय संहिता की इस धारा का संबंध जिन लोगों से है उनसे बातचीत नहीं की गई होगी। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा में जब भारतीय न्याय संहिता का विधेयक पास हुआ तब लोकसभा के ही 97 सांसद निलंबित किए जा चुके थे। इस तरह से कानून बन रहे हैं और बनाने के बाद कभी वापस लिया जा रहा है तो कभी लागू नहीं किया जा रहा। पीआरएस ने हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया। 15वीं लोकसभा में यूपीए की सरकार के दौरान 72% बिल विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए। 17वीं लोकसभा में यानी मोदी सरकार के दौरान यह आंकड़ा गिरकर 16% पर आ गया है। इस शीत सत्र में एक भी बिल सदन की समिति को नहीं भेजा गया। इस लोकसभा में पास किए गए आधे बिलों पर 2 घंटे से भी कम की बहस हुई है। भारतीय न्याय संहिता 20 दिसंबर को लोकसभा में और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुई। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। जिस समय इस पर लोकसभा में बहस चल रही थी, आपको याद होना चाहिए कि उस समय विपक्ष के 97 सांसद सदन से बाहर थे क्योंकि निलंबित कर दिए गए थे। विपक्ष के सांसदों को बाहर कर विधेयक को पास कराया गया। जाहिर है गहन चर्चा नहीं हुई और अभी हमने आपको बताया कि सांसदों की समिति में विधेयक भेजे जाने का चलन भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से कानून पर विचार विमर्श की प्रक्रिया कम पड़ती जा रही है, कमजोर पड़ रही है। इस कानून के बारे में यानी भारतीय न्याय संहिता के बारे में केवल खूबियां ही खूबियां आपको बताई गई, मीडिया ने इसका प्रचार किया, कमियों का आपको पता ही नहीं चला। इतना महत्वपूर्ण कानून पास हो रहा था,
कम से कम सरकार को चर्चा का इंतजार करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि विपक्ष के सांसद इसके प्रस्ताव पर किस तरह के फीडबैक देते हैं। मगर सरकार को लगा कि अब वह जैसा चाहेगी वैसा कर सकती है। देश को विपक्ष की जरूरत नहीं, लेकिन इस कानून के पास होने के 10 दिनों के भीतर ड्राइवर समुदाय विपक्ष बनकर सड़कों पर सामने आ गया। लोकसभा में सबसे पहले जब इस पर चर्चा शुरू हुई तब तक 49 सांसद निलंबित किए जा चुके थे। उसके बाद यह संख्या 97 हो गई। 2 दिनों तक इस पर चले डिबेट में 35 सांसदों ने भाग लिया। केवल 2 विपक्षी पार्टियों के सांसदों को इस पर बात करने का मौका मिला। AIMIM और शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने कहा कि इस बिल से भारत पुलिस स्टेट बन जाएगा। बाकी सभी वक्ता यानी सांसद भाजपा या उसके मित्र दलों के थे। हरसिमरत कौर ने अपने भाषण में विपक्ष की गैर मौजूदगी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस कानून से पुलिस को बेपनाह शक्ति मिल जाती है, कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान जब इस पर बोल रहे थे तब उन्हें बीच में ही चुप करा दिया गया। उन्होंने निज्जर सिंह की हत्या पर बोलना ही शुरू किया कि चेयर ने कहा कि आप भटक रहे हैं और अगले स्पीकर से बोलने को कह दिया गया। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम, दलित और आदिवासी जेलों में सालों से कैद हैं। यह कानून ताकतवर के लिए बदले जा रहे हैं, गरीब का इनसे क्या फायदा। जो इलाज आप यानी सरकार लेकर आए हैं वो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर गांधी और भगत सिंह जिंदा होते तो इस कानून को राउलेट एक्ट कहते। भारतीय न्याय संहिता के बारे में विपक्ष के सांसद कहते रह गए कि इसमें नया कुछ भी नहीं, 90% प्रावधान पुराने कानून से लिए गए हैं, केवल उनकी धाराओं की संख्या और स्थान में बदलाव हुआ है। जो नए पहलू जोड़े गए हैं उन्हें मामूली संशोधन से भी जोड़ा जा सकता था, मगर सरकार अड़ी रही। अंत में हुआ क्या? सदन में पेश करने के बाद तीनों विधेयकों को पहले वापस लिया गया और दोबारा से पटल पर रखना पड़ा। सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी। ट्रक ड्राइवरों ने सरकार से अपनी बात मनवा ली। अब पास हो जाने के बाद इसकी एक धारा को स्थगित किया जा रहा है। सरकार अति आत्मविश्वास का शिकार हो चुकी है। 150 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित हैं। उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि विपक्ष की आवाज भी इस पर आनी चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब कानून बनाने को लेकर केंद्र सरकार की पोल इस तरह से खुली है। तीनों कृषि कानूनों के समय जब किसानों ने पूछा कि किन किसान संगठनों से बातचीत हुई कानून बनाने से पहले, तब सरकार अपने हिसाब से नए नए संगठनों और नेताओं को आगे करने लगी। मीडिया उन्हें किसान संगठन और किसान नेता बताने लग गया। कृषि सुधार से जुड़ा इतना बड़ा कानून आया और किसी स्थापित किसान संगठन से बातचीत नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ? किसानों का 1 साल तक आंदोलन चला और इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेते समय कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनी, लेकिन किसानों ने बहिष्कार कर दिया क्योंकि सरकार की ओर से कानून के समर्थकों को इसमें भेजा गया था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एमएसपी को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बनेगी, रास्ता निकाला जाएगा, तब 2 साल क्यों लगे? क्या इसी तरह से सरकार कानून बनाती है, वापस लेती है और भूल जाती है? ड्राइवरों के विरोध ने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया। जिस तरह से उनकी हड़ताल का मजाक उड़ाया गया, ट्रोल किया गया, तरह तरह के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में ठेला गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजा गया कि हिट एंड रन का कानून बहुत शानदार है, मगर शाम होते होते सरकार को कहना पड़ा कि कानून अभी लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर के जिलाधिकारी का एक वीडियो आया जिसमें वो ड्राइवरों को औकात में रहने की बात कर रहे थे। उसी वीडियो में एक ड्राइवर ने उठकर कह दिया, यही तो हमारी लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं। अगर ट्रक, डंपर, टैंकर और बस ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल ना की होती तो भारतीय न्याय संहिता को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताने की होड़ में लगी सरकार को होश ही नहीं आता। मीडिया ने सवाल करना बंद कर दिया, न्याय संहिता का गुणगान शुरू कर दिया। इसलिए भी आपको पता नहीं चला कि इस कानून में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं। एक तरफ जहां सारे अखबारों में छप गया कि हड़ताल समाप्त हो चुकी है, सुलह हो गई है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने गृह सचिव अजय भल्ला से मीटिंग के बाद हिंदू की विजेता सिंह से कहा कि सरकार ने झूठे वादे किए हैं, अपने लिए समय मांग रही है।
ड्राइवर स्ट्राइक पर हैं, ट्रांसपोर्टर नहीं। कोई ठोस वादे नहीं किए गए। पहले भी हमारी मांग नहीं सुनी गई। आने वाले दिनों में आपको ईंधन और ड्राइवर की किल्लत देखने को मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष ने मीटिंग के बाद हमारी यूनियन ने स्ट्राइक वापस बुला ली है, लेकिन राज्यों में अन्य इकाइयों की स्ट्राइक जारी रहेगी। हम दिल्ली में स्थित हैं, तो इसलिए मंत्रालय ने हमें बुला लिया, मगर ये ड्राइवरों का आंदोलन है। मीटिंग में गृह मंत्रालय ने यूनियन से कहा कि भारतीय न्याय संहिता अभी लागू नहीं हुई है, इसमें साल भर का समय लगेगा, साल भर का। हिंदू में गृह सचिव अजय भल्ला का बयान भी छपा है। उन्होंने कहा कि सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि अभी तक कानून लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106(2) ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विमर्श के बाद ही लागू होगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी ट्रांसपोर्टरों से अपील करता हूं कि काम पर लौटें। सरकार को इस पे कोई ना कोई इस पे डिसीजन लेना पड़ेगा अध्यादेश जारी होने से पहले, क्योंकि हम एक ही उस लाइन के हैं। स्टाफ के साथ हमने अगर चलाना है, गाड़ियाँ चलानी तो स्टाफ ने चलानी है गाड़ियाँ, ड्राइवर चलाएंगे तो वो हमारी गाड़ियाँ चलाएंगे, चाहे मेरी चलाएंगे, आपकी या किसी की है। साइमल्टेनियसली सरकार के अपने भी फ्लीट हैं, रोड ट्रांसपोर्ट है, उनकी टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं, अलग अलग स्टेट की ट्रांसपोर्ट है, वो भी ड्राइवर रोक रहे हैं। इवन ए सिंगल राइडर जो है हमारे यहाँ, राइडिंग 2 व्हीलर वाला ड्राइवर भी और कार का ड्राइवर भी, वो भी उसी केस में आता, 304 के मुकदमे में आता है। लेकिन हिट एंड रन के अंदर ये जो कर दिया, ये कानून कहीं भी विजिबल नहीं है। इसी तरह 2019 के दिसंबर में नागरिकता कानून को लेकर देश भर में तनाव पैदा हुआ। मंत्री गोली मारने के नारे लगवाने लगे। फिर भी सरकार जिद पर अड़ी रही और संसद में विधेयक पास हुआ। विधेयक तो पास हो गया, मगर इसके नियम आज तक लागू नहीं हुए। सरकार को संसद से 8 बार विस्तार लेना पड़ा कि अभी नियम बनाने में समय लगेगा। 2024 का चुनाव आ रहा है। आज के कई अखबारों में यह खबर छप गई है कि नागरिकता कानून के नियम तैयार हैं, चुनाव से पहले इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। ट्रक ड्राइवरों के सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। भारत की सड़कों पर दुर्घटनाओं के 1000 कारण मौजूद हैं। किसी को भी लाइसेंस मिल जाता है, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। हिट एंड रन के केस में चालक जिम्मेदार होते हैं, मगर हर दुर्घटना हिट एंड रन नहीं होती। दुर्घटनाओं के अलग अलग कारण होते हैं। सड़कों की खराब हालत, उनकी खराब डिजाइन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। खराब डिजाइन के कारण कई जगहों पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, मगर उसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती। सड़क पर रोशनी नहीं होती और गड्ढे भर जाते हैं। सड़कों पर मवेशी का मामला तो अलग ही है। आप यूपी से ही खबरें निकाल कर देखिए, सांड ने कितने लोगों को पटक कर मार दिया और सांड के कारण कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। हालत यह है कि यूपी सरकार को सांड और नीलगाय से दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए 4 लाख का मुआवजा देना पड़ा। सांड से होने वाली दुर्घटना को आपदा की सूची में डालना पड़ा। आपदा का मतलब प्राकृतिक आपदा तक ही सीमित नहीं रहा, सांड भी एक आपदा है और इसके कारण दुर्घटना होने पर 4 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। सवाल सड़क से सांड हटाने का है, जवाब सांड से मरने पर मुआवजे से दिया जा रहा है। तमाम चेतावनी के बाद भी सड़कें सांड से मुक्त नहीं हुई हैं। यह घटना या यह समस्या केवल यूपी तक सीमित नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में फैल चुकी है। फरीदाबाद के मनोज वाधवा के बेटे की मौत इसी वजह से हुई। 10 फरवरी 2014 को यह दुर्घटना हुई। मनोज वाधवा अपनी पत्नी, बेटे के साथ 2 व्हीलर पर लौट रहे थे। रात का वक्त था। फरीदाबाद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर बहुत सारे गड्ढे थे और उनमें पानी भर गए थे। इस वजह से दुर्घटना हो गई। इस हादसे के कारण उनकी पत्नी गिर गई और उन पर दूसरी गाड़ी चढ़ गई। 35 बार उनका ऑपरेशन करना पड़ा। पत्नी तो बच गई, मगर बेटे की उसी वक्त मौत हो गई। तब से मनोज वाधवा इन गड्ढों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए केस लड़ रहे हैं। जिन ठेकेदारों के पास सड़क की मरम्मत का जिम्मा था, उन्हें सजा दिलाने के लिए 2015 से मुकदमा ही लड़ रहे हैं। अभी तक फैसला नहीं आया है। अभी जो रोड सेफ्टी के कानून जो है वो सख्त किए गए हैं, जिसमें कि हिट एंड रन मामले में ड्राइवर्स के खिलाफ काफी सख्ती के कानून लाने की बात चल रही है। तो मेरा उसमें ये पहलू है, जो कुछ मैंने ड्राइवर से कल बात करी अपने सफर के दौरान, मैंने उनको जाना कि वो उनकी क्या परेशानियां हैं। तो हम जब देश में कोई कानून चेंज करते हैं तो पहला पहलू ये होना चाहिए कि जिनके लिए कानून बनने वाला है, जो उससे ज्यादा इंपैक्ट होंगे, क्या हमने उनसे बातचीत करी, क्या हमने उनका पहलू समझा। अगर हम उनके पहलू को समझ के कानून बनाएंगे तो ये कानून आसानी से बन सकते हैं। अल्टीमेटली जान बचनी चाहिए। साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो
ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है, तो ऐसे कोई गलत उसमें ना फंस जाए, किसी के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन ना हो जाए जो उसकी गलती ना हो। तो इसको चेक करने के क्या तरीके हैं, इसको चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाएगा? तो उसमें हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पहले ये देखना होगा कि हम ऐसे क्या फैसिलिटी दे रहे हैं ड्राइवर्स को जिससे कि वो ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकें। दूसरा, जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो क्या हमारे देश में सड़कों पर, चौराहों पर कोई कैमरे लगे हुए हैं? अगर नहीं तो उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी? कैसे मालूम पड़ेगा कि उसने हिट एंड रन किया या नहीं किया? सेकंड, गाड़ियों के डैशबोर्ड पे कैमरे हो सकते हैं जो कि आज की डेट में बहुत ही कम गाड़ियों पर देखने को मिलते हैं, या लगभग ना के बराबर ऐसी सुविधाएं हमारे देश में है। तो ये कंपल्शन हमें जो गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, हम उनसे भी कह सकते हैं कि आप डैशबोर्ड पे कैमरा लगाना चालू करिए, या फिर हम ड्राइवर्स को कैमरा लगाने के लिए सुविधाएं दें। तीसरा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू मुझे ड्राइवर से बात करके समझ में आया कि आप जब रोड पे चल रहे हैं, इतने घंटे आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, बहुत ही कम सैलरीज में ये लोग काम करते हैं। अगर उसके बाद इनसे कोई घटना जाने में हो जाती है तो उस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ये कैमरे काम तो आ सकते हैं, लेकिन कई बार अगर वो वहां पे रुक जाते हैं उसी स्पॉट पर, तो जो आम पब्लिक है उनके जान को खतरा हो सकता है ड्राइवर्स की उनकी वजह से, क्योंकि एग्रेशन होता है, उस टाइम पे गुस्सा होता है लोगों में। तो इस तरह के मामलों से निपटने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम उन ड्राइवर्स के साथ उनके साथ बात करके समझें कि उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं, उनके क्या इनपुट्स हैं, और वो लेने के बाद हम इस संदर्भ में जो कानून में संशोधन किए जाने चाहिए वो करें। लेकिन अल्टीमेटली हमें दोनों तरफ देखना होगा कि आम आदमी की जान भी बचे और साथ साथ कोई ड्राइवर इसमें बेवजह भी ना फंसे। किसी भी दुर्घटना स्थल का हाल जाकर देखिए, अब तो कई लोग आगे आते हैं, अस्पताल भी पहुंचाते हैं, लेकिन सड़क की संस्कृति देखिए तो लगेगा ही नहीं कि यह देश गाड़ी चलाने के लायक है। हर आदमी किसी ना किसी तरह से नियम तोड़ रहा होता है और सड़कें ऐसी बनी है कि दाएं बाएं से गाड़ी निकालकर जाम कर देता है और आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है। इस तरह की अराजकता आपको पश्चिम की सड़कों पर कम दिखेगी, न के बराबर दिखेगी। हम केवल कानून बनाकर इसका समाधान नहीं कर सकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि हिट एंड रन के इस प्रावधान को लेकर बस, ट्रक, टैंकर, डंपर चलाने वाले ड्राइवर क्यों असुरक्षित हुए? क्यों उन्हें लगा कि यह कानून उन्हें खतरे में डालेगा? आखिर भीड़ कब तक कानून हाथ में लेती रहेगी? आखिर गृहमंत्री की यह बात ड्राइवर को क्यों नहीं समझ में आई, जो उन्होंने सदन में रखने की कोशिश की? गैर इरादतन हत्या में भी मान्यवर हमने 2 बदलाव किए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को अनिवार्य। एक बात समझ नहीं आती, यह बात अमित शाह ने संसद में कही, रिकॉर्ड पर है, लेकिन यही बात सरकार के सूत्र ने पीटीआई से कही। इसमें सूत्र का हवाला जैसा क्या है? क्या यही बात कल सरकार ऑन रिकॉर्ड पत्रकारों से नहीं कर सकती थी? जो ऑन रिकॉर्ड है वो भी सूत्रों के हवाले से ठेला जा रहा है। अजीब दौर है, हंसी आती है मगर हंसने का मन नहीं करता। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल एक मौका है कि हम उनकी हालत के बारे में भी बात करें। सड़कों के अलावा कई तरह के सर्वे और रिपोर्ट हैं कि कम पैसे मिलते हैं, 12 से लेकर 14 घंटे तक गाड़ियां चलाते हैं, आंखें सूज जाती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, शरीर थक जाता है। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने भी एक सर्वे किया था मार्च 2020 की। उस सर्वे की रिपोर्ट है कि ट्रक ड्राइवर 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। 50% से अधिक ट्रक ड्राइवर ने कहा है कि वे थके होते हैं फिर भी गाड़ी चलानी पड़ती है। 5 में से 1 ट्रक ड्राइवर किसी ना किसी प्रकार का नशा करता है। 53% ड्राइवर अपने काम से असंतुष्ट हैं क्योंकि पैसा कम मिलता है। कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। राहुल गांधी ने भी ट्रक ड्राइवरों के साथ यात्रा की। ट्रक ड्राइवर ने उन्हें अपना हाल बताया। कैसे आए इस काम में? शुरुआत कैसे की? काम ही नहीं था क्या करें? तो एक महीने में कितना चलाते हो? कितने दिन चलाते हो? ऑफ कितने मिलते हैं और कितने दिन चलाते हो? ऑफ नहीं मिलता हर रोज? हाँ जी, डे नाइट चलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे। और पैसा कितना मिलता है आपको? ड्राइवर की तनख्वाह 10,000 दे रहे जी। 10,000 में बच्चे पल जाएंगे इस दुनिया में। 10,000 में बच्चे पालना। और 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? वही 24 आवर्स। रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता।
और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है नहीं होता? नहीं, बीमा कुछ नहीं है। और जो आम ड्राइवर होता है कितने साल चला सकता है? लाइसेंस में सारी डेट होती है, क्या कहते हैं 20 साल की होगी अब तो 20 साल की ड्राइवर होगी जब तो लाइसेंस है। 60 वाले भी चला रहे? हाँ जी, 70 वाले भी चला रहे, काफी ऐसे और कभी भी निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल, हाँ? चाहे हमारी अपनी खुद की स्टेट क्यों ना हो, ड्राइवर की कोई कदर नहीं। हम टैक्स भरते, सब कुछ भरते, फिर भी हमारी वैल्यू नहीं। बार तो डबल टैक्स हो गया जी, रोड टैक्स हो गया जी, टोकन टैक्स हो गया जी, सारे टैक्स बढ़ गए हैं, ऑल इंडिया परमिट का टैक्स हो गया जी। भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। परिवहन मंत्रालय का आंकड़ा है कि साल 2022 में 4,60,000 से अधिक सड़क हादसे हुए। इनमें 1,68,000 लोगों की मौत हुई, करीब 4.5 लाख लोग घायल हुए। यह समस्या काफी बड़ी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को 2024 तक आधा करने का लक्ष्य रखा था। अब इसे बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है, यानी कामयाबी नहीं मिली। बड़ी बात यह है कि जिस कानून को मीडिया ने इस तरह से लिख दिया कि इसे लेकर कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं, उस कानून की सच्चाई सामने आ गई। ट्रक ड्राइवरों ने इस कानून के ऐतिहासिक होने का भ्रम तोड़ दिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।